मार्केट महारथी सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो इस बीच बाजार आज पूरी तरह से फिर से रेंज के अंदर है, लेकिन ओवरऑल मैक्रोस को समझने के लिए जब दो चार बड़े इवेंट थोड़े शांत हो रहे हों, एक तो टैरिफ वाला मामला शांत हुआ, दूसरा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो भी काफ़ी हद तक अब शांति की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे इस बीच अर्निंग्स भी चल रही है। इन सभी को जोड़ते हुए आज के एक्सपर्ट्स आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे और उनका हम जरा स्वागत करते हैं। वेलेंटियस एडवाइजर्स और फाउंडर के एमडी ज्योति वर्धन जयपुरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्योति सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। सर दो चार इवेंट क्लोज हुए हैं और ये काफ़ी वॉलेटाइल थे और थोड़ा अनएक्सपेक्टेड कुछ ज़्यादा ही अपना इम्पैक्ट दिखा रहे थे मार्केट में। फर्स्ट इज टैरिफ एंड सेकेंड इज इंडिया और पाकिस्तान। तो ये काफ़ी हद तक अब सेटल होने की तरफ है। सर बाजार को आप कैसे रीड कर रहे हो? मतलब टिल दिवाली तक हम कैसे प्रोजेक्ट करें मार्केट को, अगर हमको करना हो तो सर? हाँ, तो देखिए, टैरिफ का जो सवाल है वहां पे ना, जो अप्रैल 2 को आया था उसके बाद में ना टैरिफ में काफी नरमी आई है। वैसे वो 90 दिन का कुछ है ना रिलीफ दिया था, तो 90 दिन आ जाएंगे, ज्यादा कोई अग्रीमेंट साइन नहीं हुए हैं। पर जिस ढंग से अभी दवाइयाँ लग रहा है वो काफी नरमी में आ गए हैं। अब है ना वो टैरिफ पे इतना अग्रेसिव नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे ना ये टैरिफ सबका कम होते रहेगा, कुछ ना कुछ अग्रीमेंट साइन होते रहेंगे। वहां से ना एक तरह से बाजार के लिए पॉजिटिव हो गया है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो है, भारत के अंदर देखे तो एक तो है जो नतीजे आए हैं, और एक है ना आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है। तो नतीजे पे देखे तो जब मार्च का सीजन चालू हुआ था एक्सपेक्टेशन बहुत कम थे, 2-3% का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन था। अभी तक जो नतीजे आए हैं उससे तो लग रहा है कि अर्निंग्स काफी अच्छे आए हैं एक्सपेक्टेशन के बावजूद, यदि देखे तो इस साल हो सकता है अपने 6-7% इस क्वार्टर में अर्निंग ग्रोथ की तरफ जाए। वो बाई चांस ऐसे अच्छा नहीं है, पर जो एक्सपेक्टेशन है उससे अच्छा है। तो लग रहा है हो सकता है अगले साल का 10-12% तक अर्निंग ग्रोथ आ सकता है, और वो एक महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा, आरबीआई पॉलिसी देखे तो वहां पे बहुत ही पॉजिटिव है एक तरह से, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी में अपने को देखने मिला है कि कंटिन्यूस एक तरह से लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हो रहा है। तो करीब 6 लाख करोड़ का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन पिछले 3-4 महीने में हो चुका है। तो ब्याज के दर भी घट रहे हैं, ब्याज भी ना 50 बेसिस पॉइंट घटा है। हम लोग का अनुमान है कि 50 बेसिस पॉइंट और घट जाएगा, क्योंकि एक जो कच्चा तेल है उसका भाव काफी गिर गया है, तो वो एक बहुत पॉजिटिव हो जाता है भारत के लिए। और मॉनसून के जो संकेत आ रहे हैं वो भी अच्छे दिख रहे हैं। तो ऐसे काफी है ना पॉजिटिव्स उमड़ के आए हैं। वैल्यूएशन इतना सस्ता नहीं है, तो एक तरह से रेंज बाउंड सा मार्केट रहना चाहिए पॉजिटिव बायस के साथ। ठीक है, पॉजिटिव बायस रहेगा, बाजार थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा। ज्योति सर बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अभिषेक बोल रहा हूँ। सर बाकी एसेट क्लास पर भी नजर रखते होंगे, गोल्ड हो गया, क्रिप्टो हो गया, इक्विटी तो खैर है ही। जरा ये बताइए कि एलोकेशन अब किस तरह से करना चाहिए? क्या ये समय आ गया है कि इक्विटी का एलोकेशन थोड़ा पोर्टफोलियो में बढ़ा दिया जाए, गोल्ड थोड़ा नीचे आ रहा है, गोल्ड का कम कर दिया जाए, और आइडियली कितना कितना होना चाहिए? जरा एक बार आप गाइड भी कर दीजिए कि एक आइडियल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो की शक्लो सूरत कैसी होनी चाहिए? हाँ, तो देखिए, ये एक आइडियल एसेट एलोकेशन नहीं होता है। एसेट एलोकेशन इन्वेस्टर का रिस्क एपिटाइट के हिसाब से करना चाहिए, और उसका ना क्या इनकम है, उसके ना कितनी सेविंग्स है, उस हिसाब से करना चाहिए। इसलिए कई बार आइडियल करना, जो मेरे लिए अच्छा एक वर्कआउट करता है वो आपके लिए नहीं करे, आपके लिए करेगा वो डिम्पी जी के लिए नहीं करे। तो सबका है ना एसेट एलोकेशन एक तरह से अलग होता है। पर सबको कुछ एसेट एलोकेशन करना चाहिए, और रिस्क और रिटर्न का पैरामीटर समझ के करना चाहिए। गोल्ड एक तरह से ना मैं उसको हरदम हेज की तरह देखता हूँ, कि जब भी बाजार में कुछ भी दिक्कत है दुनिया में कहीं पे भी, तो गोल्ड अच्छा करता है। भारत में गोल्ड एक तरह से, गोल्ड भी है जो इंटरनेशनल प्राइस है, और एक रुपी डेप्रिसिएशन का हेज भी है। तो जितना रुपी डेप्रिशिएट होएगा उतना है ना गोल्ड का भाव बढ़ जाएगा। तो मेरा तो अनुमान है कि जनरल आदमी के लिए गोल्ड 5-10% होना चाहिए पोर्टफोलियो का। काफी है ना, लास्ट 2-3 साल में अच्छा किया, तो इक्विटी से भी अच्छा कर लिया है। एक चीज जो होते रहेगा वो है सेंट्रल बैंक्स गोल्ड शायद अगले 3 साल 5 साल में भी ज्यादा ज्यादा खरीदते रहेंगे।
तो उसके कारण थोड़ा गोल्ड का डिमांड बना रहेगा। पर एक तरह से रैली बहुत जोर से आ गया, तो यहाँ से ना अब इतना रिटर्न जो मिल गया है पिछले 2 साल में, वहां से नहीं मिले। इक्विटी का है ना वैल्यूएशन एक तरह से कंसोलिडेशन हुआ है पिछले 15 महीने से, और है ना यहाँ से मेरे ख्याल से 10-12% कंपाउंडेड रिटर्न लार्ज कैप में आ सकता है अगले 3 साल में। ठीक है ज्योति सर, मैं वापस इक्विटी पे ही लौटता हूँ और यहाँ आपसे ये पूछूं कि कहाँ पर आपको ग्रीन शूज अभी भी दिख रहे हैं, वैल्यू हंटिंग कहाँ पे की जा सकती है? एक सेक्टर का जिक्र तो मैं कर सकता हूँ, वो है आईटी। आईटी भी बहुत ज़्यादा नहीं चला, पहले ग्लोबल से डिस्टर्ब रहा, अभी भी ऐसे ही सिचुएशन बनी हुई है। तो ऐसे आप एक दो सेगमेंट थीम कोई बताना चाहेंगे जहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे वैल्यू हंटिंग की जा सकती है? तो देखिए, एक तो मैं काफी बार जिक्र कर दिया पिछले शो में भी, जो है बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग अभी भी ऐसे वैल्यूएशन ठीक दिख रहे हैं वहां पे, है ना। यदि हम लोग जो 10 साल का वैल्यूएशन एवरेज देखते हैं, तो बैंकिंग अभी भी 10 साल के वैल्यूएशन से थोड़ा कम ही है। तो बैंकिंग एक सेक्टर है जहाँ वैल्यूएशन ठीक है, जहाँ पे निम के थोड़े प्रेशर है, वो जो है ना, जैसे जैसे ब्याज घटते हैं तो पहले निम का प्रेशर आता है, बाद में निम का नॉर्मलाइजेशन होता है। तो अगले 2 क्वार्टर में निम का भी नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, और है ना ज्यादातर नतीजे ठीक ही आएंगे बैंक्स के। तो ये अभी भी है ना थोड़ा परफॉर्म किया है पिछले 6 महीने में, पर अभी भी बैंकिंग सेक्टर अच्छा दिख रहा है। दूसरा सेक्टर जो हम लोग देख रहे हैं, वो एकदम जो ट्रेडिशनल वैल्यू बोले वो नहीं है, क्योंकि एक तरह से पी सस्ता नहीं है। पर है केमिकल सेक्टर, जहाँ पे पिछले 2-2.5 साल में परफॉर्मेंस नहीं आया स्टॉक प्राइस में, नतीजे भी इतने अच्छे नहीं आए। पर अब वो है ना वहां पे थोड़ा बॉटमिंग दिख रहा है इंडस्ट्री में। जो डीलर इन्वेंट्री लेवल्स थे, डीलर इन्वेंट्री लेवल कम हो चुके हैं। तो वहां पे है ना थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। कई स्टॉक्स है जहाँ पे अर्निंग्स काफी जोर से ऊपर जा सकता है, क्योंकि एक तरह से मार्जिन काफी गिरे हैं। तो मार्जिन नॉर्मलाइजेशन होएगा तो अर्निंग ऊपर जा सकता है। तो वहां पे 2-4 कंपनी हम लोग के ध्यान में आए हैं जहाँ पे वैल्यूएशन अच्छे दिख रहे हैं। और तीसरा हम लोग को फार्मास्यूटिकल तो एकदम अच्छा लगता ही है। वहां पे कि ट्रम्प का ओवरहैंग है कि भाई वो टैरिफ लगाएगा नहीं लगाएगा, एग्जैक्टली क्या पॉलिसी होएगा। पर वहां पे जैसे जैसे करेक्शन आए वो सेक्टर लेना चाहिए। ठीक है, जहाँ करेक्शन है वो सेक्टर लेना चाहिए। कुछ सेक्टर्स के नाम भी मेंशन कर दिए हैं ज्योतिवर्धन सर ने। सर 4-5 और सेक्टर हैं जो कहीं ना कहीं बुल मार्केट के सूचक भी हैं, और ये प्रीवियस ट्रेंड हमने देखा है 1.5-1.5 साल पहले भी। डिफेंस हो गया, पावर, पीएसयू, रेलवे, ये सारे सेगमेंट फिर से बहुत ही गर्म हो गए हैं। इनको लेकर आप निवेशकों को किस तरह से गाइड करेंगे, और आपके हिसाब से अभी भी स्टीम कहाँ पर बाकी है? डिफेंस का इंडेक्स हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है सर। तो डिफेंस तो अपने देखे तो पिछला वो जो इंडिया पाकिस्तान का हुआ, उसके बाद है ना डिफेंस स्टॉक्स अच्छे किए, क्योंकि एक तरह से एम्यूनिशन यूज हुआ है, मिसाइल्स यूज हुए हैं। तो वो है ना गवर्नमेंट को वापस से खरीदना पड़ेगा। तो संकेत वही मिल रहा है कि ना गवर्नमेंट कई डिफेंस कंपनीज को बोल रहा है कि प्रोडक्शन जरा जल्दी बढ़ा दो, जो कि जितने ना मिसाइल यूज हुए वो वापस से हम लोग खरीद सके। तो इसलिए डिफेंस में तेजी देखा है। ये सेक्टर ये और रेलवे में दोनों, वो एक ही चीज याद रखना चाहिए कि पूरे गवर्नमेंट डिपेंडेंट है काफी, और वैल्यूएशन कोई सस्ते नहीं है। तो हम लोग का जनरली होता है कि हम लोग मोमेंटम में स्टॉक्स नहीं लेते, हम लोग का थ्री यूज फिलोसफी है। तो हम लोग तो एंटी मोमेंटम खेलते हैं, वैल्यू ढूंढते रहते हैं। तो डिफेंस में वैल्यू नहीं है। यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा आएगा, अगले 3 साल में अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा आएगा। पर ऐसे काफी वॉलेटाइल अर्निंग्स ग्रोथ है, क्योंकि एक बायर है जो गवर्नमेंट है। तो है ना जो लेते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड समझ के ही लेना चाहिए, और थोड़ा लॉन्गर टर्म व्यू से लेना चाहिए, मोमेंटम में नहीं खेलना चाहिए अभी। ठीक है ज्योति सर, एक लास्ट क्वेश्चन मेरे, एक पॉइंट और भी होगा। कोई ऐसा ट्रिगर जो आपको लग रहा है अभी भी अनफोल्ड होना बाकी है, उसका मार्केट्स पे इम्पैक्ट आना बाकी है? जैसे कि मॉनसून, अभी प्रेडिक्शन तो हुआ है कि इस बार बेहतर आएगा, आपको लगता है कंजम्पशन को थोड़ा बूस्ट कर सकता है, खासकर रूरल कंजम्पशन को? चलो अर्बन पे तो नहीं पड़ेगा उतना फर्क, बट रूरल को कर सकता है।
तो देखिए पिछले साल भी मॉनसून अच्छा था, वो थोड़ा सा रूरल में इम्पैक्ट आया था, और इस साल भी अच्छा रहेगा तो थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। दूसरा चीज जो याद रखना है वो है कि इस साल वो टैक्स कट्स दिए गवर्नमेंट, 1 लाख करोड़ का करीब टैक्स कट्स है, तो उससे भी है ना कंजम्पशन पे असर पड़ेगा, वो ज्यादा है ना अर्बन पे पड़ेगा, रूरल पे नहीं पड़ेगा। तो एक तरह से दोनों अर्बन कंजम्पशन रूरल कंजम्पशन दोनों के लिए थोड़े थोड़े पॉजिटिव्स आए हैं, कंजम्पशन बेहतर हो सकता है। ये कंजम्पशन में एकदम एक चीज देखना है कि थोड़ा कंजम्पशन पैटर्न चेंज होते जा रहा है। जैसे जैसे अपना पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, लोग ज्यादा अमीर हो रहे हैं, पर कैपिटा इनकम बढ़ा रहे हैं। जो पिछले अपने देखते रहते थे एकदम कंज्यूमर स्टेपल्स को, कि कंज्यूमर स्टेपल का डिमांड संकेत है कि कंज्यूमर को क्या हो रहा है, वो हम लोग के हिसाब से बदल गया है। तो कंज्यूमर स्टेपल पे इतना असर नहीं आता है जितना असर कंज्यूमर एक तरह से डिस्क्रिशनरी पे आता है, वाइट गुड पे आता है, ट्रैवल पे आता है। तो काफी अलग अलग चीज कंजम्पशन के हैं जहाँ पे ना असर देखने मिलेगा। ज्योति सर, एक आखिरी सवाल, छोटा सवाल है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, चीन का इमरजेंस अगर यहाँ से बढ़ता है तो भारत के लिए मुश्किलें होंगी। आपकी इस पे सोच क्या है? क्या डरने की जरूरत है या फिर सबका साथ सबका विकास ये थ्योरी काम करेगी? तो देखिए, चाइना तो एक तरह से लार्जेस्ट इकोनॉमी है ही ऑलरेडी, इंडिया से बड़ी है, और है ना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया में है। जो अभी होने वाला है, जो टैरिफ था उन पे, वो तो अनसस्टेनेबल था, तो टैरिफ काफी कम हो गया है। पर एक चीज जो है ना, एक ट्रेंड अगले 3 साल 5 साल में क्लियर है, वो है कि जितने भी अमेरिकन कंपनीज है, वो चाइना में उनका सप्लाई चेन काफी है। वो सप्लाई चेन है ना कम होने वाला है चाइना से। तो वो आने का एक तरह से इंडिया में भी आ सकता है, वियतनाम जा सकता है, थाईलैंड जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। पर उसका थोड़ा तो फायदा इंडिया को भी होएगा। अपने थोड़ा है ना अपना रेड टेप कम कर दे हुए, ब्यूरोक्रेसी कम कर दे हुए, थोड़ा वेलकम करे एफडीआई को, तो शायद है ना काफी फायदा हो सकता है। तो एक ट्रेंड तो क्लियर है कि भाई चाइना से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगा, और वो इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाएगा, और वो चाइना+1 जो है उसका है ना महत्वपूर्ण असर होएगा। दूसरा है जो चाइनीज इकोनॉमी है, वो शायद है ना धीमी रहेगी, रिसेशन तो नहीं बोल सकते, पर 4-5% ग्रोथ पे रहेगा। तो वहां हो सकता है कोई कोई सामान वहां जब बिक्री नहीं हुए तो डंपिंग हो जावे भारत में, बाकी एशियन कंट्रीज में भी, तो उससे थोड़ा संकेत मिल सकता है। तो वहां पे थोड़ा अपने को सावधान रहना चाहिए। गवर्नमेंट भी शायद एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी यदि कहीं पे ना लोकल इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहा है। सर, बहुत अच्छे से आपने सारे के सारे पॉइंट्स को कवर किया, और जो भी लोगों के मन में कंफ्यूजन रहेंगे उसको भी आपने दूर किया। सर, आपसे अगली बार ना जल्दी मुलाकात होगी। थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया, प्रॉमिस लेते हैं आपसे कि अगली बार आप थोड़ा समय भी ज़्यादा देंगे और जल्दी मुलाकात भी होगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। एक बार इंडेक्स पर नज़र डाल लेते हैं। निफ्टी की जो गिरावट है वो है 70 अंकों के आसपास की, रेंज का ही बाजार है। निफ्टी बैंक में 100 अंकों के आसपास की कमजोरी, लेकिन निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप वहां कोई थकान नहीं है। आज लगातार चौथे सत्र में हम बाइंग देख रहे हैं, और उसी के चलते एडवांस डिक्लाइन का रेशियो आज फिर से बेहतर है। 800 शेयर कमजोर, करीब 1800 शेयर मजबूत। ये है बाजार की आज की तस्वीर। इंडिया विक्स भी 1.25% नरम है, 17 के नीचे आके कर रहा है कारोबार। फिलहाल डिम्पी को और मुझे आप दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे योर स्टॉक्स आपके